हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग पटना हाई कोर्ट सेशन की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जीके जीएस के क्वेश्चन का 25 क्वेश्चन का मैं सेट लेके आता हूँ। ये 11वां सेट है। ये बहुत दिन हो गया क्योंकि मुझे टाइम कम मिल रहा था, क्योंकि पेड ग्रुप को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। उसमें ज़्यादा समय लग जाता है, जिस कारण से यूट्यूब पे वीडियोज़ नहीं आ रहे थे। अब मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से वीडियोज़ आएँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज कौन कौन से सवाल हम 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो बाइलिंगुअल होने वाला है, तो आपको लैंग्वेज का कोई बैरियर इसमें नहीं होगा। लैंग्वेज कोई परेशानी आपको नहीं करेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आता हो, वीडियो अच्छा लगता हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, जिससे वो हमारे कंटेंट का लाभ ले सकें और जो अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये आप QR कोड से भी ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर लें। ये हमारे पेड ग्रुप चलते हैं, इनके बारे में आप वीडियो पॉज कर देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है क्यों है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इम्पोर्टेंट इन डिटेक्टिंग डेथ ऑफ ड्वेलिंग। जो डूबने से मृत्यु होती है, ठीक है, जो डूबने से व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो उसका पता लगाने के लिए कौन से जीव जो है वो इसमें इम्पॉर्टेंट है। लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनोबैक्टीरिया जिसे बोलते हैं, और ये डाइटम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा, डाइटम। ठीक है, ये कई बार जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स जो हुए हैं उसमें ये कई बार पूछा गया है, तो इसका याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, डाइटम। मैंने इस वीडियो के साथ हर प्रश्न के साथ एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया है, वो भी बाइलिंगुअल। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि डाइटम समूह के जो जीव हैं उनको डूबने से मृत्यु का पता लगाने के लिए किया जाता है। जो डाइटम है वो शैवाल समूह का जीव है, जो कि पृथ्वी पर 20 से 25% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। आप जानते हैं कि सबसे पहले जो पृथ्वी पे कोई जीव यदि आया था समुद्र में, तो वो शैवाल ही था। ठीक है, जो ऑक्सीजन उसी के द्वारा जो पृथ्वी है उस पर ऑक्सीजन का उत्पादन हुआ था। उसी के बाद धीरे धीरे जब समय बीतता गया, उसके बाद अंततः जो जमीन है उस पर मनुष्य मतलब जानवरों की उत्पत्ति होने लगी। डाइटम की जो कोशिका भित्ति होती है वो सिलिका की बनी होती है। आप कई सारे जीव जानते होंगे जिनके जो कोशिका भित्ति होती है, मतलब जो सेल वॉल होता है, वो सिलिका की बनी होती है। जब डूबने से मृत्यु होती है तो डाइटम में सिलिका युक्त अवशेष शरीर के अंदर उपस्थित रहते हैं, जिससे मृत्यु के कारण का पता चल जाता है। तो इस तरह से आप मृत्यु के कारण का डाइटम के द्वारा पता लगाते हैं। ठीक है, लाइकेन आप एक जानते होंगे कि लाइकेन एक जो है वो वायु प्रदूषण का पता लगाता है। वो भी कौन से वायु प्रदूषण का, तो वो भी SO2 का। ठीक है, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे इंग्लिश में मिल जाएगी, तो आप इसे वीडियो पॉज कर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेन एक्सक्रेटरी सब्सटेंस ऑफ, ठीक है, जो कीटों का जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो कौन सा है। इसमें पूछा जा रहा है कि जो कीट हैं, ठीक है, इंसेक्ट जो होते हैं, उनके जो मुख्य उत्सर्जी जो पदार्थ होता है, वो जो एक्सक्रेट करते हैं, जो सब्सटेंस होता है वो कौन सा होता है। यूरिया, अमोनिया, ग्वानिन या फिर यूरिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा, यूरिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि कीटों का जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, यूरिक अम्ल होता है स्तनधारी एवं मेढक, ठीक है, मैमल्स एवं जो फ्रॉग होता है उसका मुख्य उत्सर्जी जो पदार्थ होता है वो यूरिया होता है। जो मछली है और प्रोटोजोआ है उसका अमोनिया होता है। और जो जितने भी सरीसृपी वर्ग हैं या और पक्षी जो होते हैं उनका जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिक अम्ल होता है। तो ये आपको चार चीज़ें आपको याद रखनी है। यूरिक अम्ल किसका किसका होता है, तो यूरिक अम्ल होता है सरीसृप और पक्षी का, मतलब कि जो रेप्टाइल्स होते हैं और बर्ड्स जो होते हैं उनका यूरिक एसिड होता है, और इंसेक्ट्स जो होते हैं उनका भी यूरिक एसिड ही होता है। उसके बाद जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स और फ्रॉग जो हो गए, ये यूरिया इनका होता है। ठीक है, इनका यूरिया होता है। और अमोनिया किसका होता है, तो अमोनिया जो एक्सक्रेटेड सब्सटेंस है वो प्रोटोजोआ एंड फिश का होता है। ये सवाल BSSC में भी पूछा गया है, BPSC में भी पूछा गया है, तो ये आपको ये हर जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इनको आप याद कर लें, कैसे भी हो रट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स से है कि एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली जो मशीन है उस पर खड़ा है। तो मशीन का पाठ्यक्रम जो उसका जो मशीन का जो रीडिंग है वो न्यूनतम कब आएगा, ठीक है, मिनिमम कब आएगा,
समान चाल से ऊपर की ओर, समान त्वरण से नीचे की ओर, समान त्वरण से ऊपर की ओर या मुक्त रूप से नीचे गिरने में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फ्रीली जब डाउनवर्ड जाएगा तो उसका जो रीडिंग होगा मशीन का वो मिनिमम होगा। ठीक है, आप याद रखेंगे, जो फ्रीली जब डाउनवर्ड होगा तो वो मुक्त रूप से जब गिरेगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आप ये फ्रीली डाउनवर्ड में ये होता है। तो जो फ्रीली जब आदमी नीचे की ओर गिरता है तो इसमें होता क्या है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो g के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो g कितना होता है, जो होता है 9.8, तो एक्सेलरेशन 9.8 के बराबर हो जाता है। ठीक है, और जो उसके बाद जो मनुष्य यदि रस्सी पर त्वरण 1 से नीचे की ओर आता है तो रस्सी का तनाव इस तरह से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से ये फ्रीली जब मूव करेगा तो वो आप क्या बोलते हैं, वो कम हो जाएगा। ठीक है, रस्सी में तनाव जो महसूस होगा तो उसके बाद कैसे कम होगा, जो मैंने बताया अभी कि जो फ्रीली मूव करने के बाद सबसे मिनिमम कैसे होगा, उसी चीज़ों को यहाँ फॉर्मूला के साथ एक्सप्लेन किया गया है। तो आप जब इनको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ये बातें सारी समझ में आ जाएंगी। उसी चीज़ को यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जो स्वच्छ भारत अभियान है इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो जो स्वच्छ भारत मिशन है, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट कब हुआ था, तो स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा, 2 अक्टूबर 2014। और इसका जो पहला फेज है वो 2019 में समाप्त हो गया था। ठीक है, जो स्वच्छ भारत मिशन है ये 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था, महात्मा गांधी के जन्मदिन पे प्रारंभ किया गया था। और 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी के 150वीं जो जयंती थी वहीं पे इसे समाप्त कर दिया गया था, पहला फेज को। जो शौच मुक्त बनाने का, जो ODF घोषित करने का, जो ओपन डेफेकेशन फ्री एरिया, ठीक है, तो ODF घोषित करने के लक्ष्य को 2 अक्टूबर 2019 को पूरा कर दिया गया था। ठीक है, खुले में शौच मुक्त में ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कुछ और डिटेल्स दी गई हैं, वही चीज़ें आपको यहाँ पे इंग्लिश में मिल जाएगी। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि भारत में त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की। ठीक है, हु फाउंडेड 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इन इंडिया। आपके ऑप्शन है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, के कस्तूरीरंगन या APJ अब्दुल कलाम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा, होमी जहांगीर भाभा जो है उन्होंने ही त्रिचरण नाभिकीय जो शक्ति कार्यक्रम है उसकी स्थापना की थी। एक्सप्लेनेशन से आप देख सकते हैं कि भारत में त्रिचरण नाभिकीय जो शक्ति कार्यक्रम है वो होमी जहांगीर भाभा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। होमी जहांगीर भाभा के अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा आयोग, ये बात आपको जैसे भी हो रट लें, दोनों याद रखना पड़ेगा आपको कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसने की थी, तो होमी जहांगीर भाभा ने। और कब की थी, तो 10 अगस्त 1948। 10 अगस्त यदि आपसे नहीं याद होता है तो 1948 तो कम से कम याद रख लें, क्योंकि ये लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपसे एक और सवाल पूछा जाएगा कि परमाणु ऊर्जा विभाग है इसकी स्थापना कब हुई, तो 1954 में हुई। तो ये दो बातें आपको यहाँ से जो याद करने अति आवश्यक है। ऐसे जितना भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ही लिखा है। 21 नवंबर 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे, ठीक है, नाइक अपाचे साउंडिंग रॉकेट, जो नाइक अपाचे है वो कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो वो थुम्बा से लॉन्च किया गया था। भूमध्यरेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा से लॉन्च किया गया था, ये याद रखें। जो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इसका गठन 1962 ईस्वी में किया गया विक्रम साराभाई के द्वारा। ठीक है, विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में 1962 में किया गया। तो ये भी डेट आपको याद रखने की आवश्यकता है। उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, ये तो हर बच्चा जानता है। तो यहाँ से आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है, वही चीज़ें आपको यहाँ पे इंग्लिश में मिल जाएगी, आप वीडियो पॉज करके ये पढ़ सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इकोनॉमिक्स से।
तो सवाल कहता है कि भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब फॉरेन डेवलपमेंट जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई जो होता है वो एफडीआई को आकर्षित नहीं करती है, ठीक है, एफडीआई को अट्रैक्ट नहीं करती है। तो भारत सरकार ने एफडीआई प्रस्तावों के अनुमोदन तंत्र को सरल बनाया है। तो जब भी कोई चीज़ों को ईजी किया जाएगा तो वो अट्रैक्ट करेगा, तो ये तो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। एफडीआई के प्रस्तावों को आवेदन प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर स्वीकृति दे दी जाती है, तो ये भी सही है। ऐसे जब कम समयों में स्वीकृतियाँ दी जाएगी, एक्सेप्ट कर दिया जाएगा किसी भी चीज़ों को, तो वो आपको अट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है। भारत सरकार ने घोषणा की है कि उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड दैट एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम वुड बी मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो ऑप्शन है ये गलत है, ठीक है, ये आकर्षण नहीं करेगा। वहीं राज्यों को जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम दिया गया है, ठीक है, वो इसमें मजबूत करने पर ध्यान जो देना चाहिए, ये आपको अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट कौन कौन सी चीज़ें एफडीआई को करेगी? ऑप्शन नंबर डी, बी और ए। वहीं जो ऑप्शन नंबर सी है वो अट्रैक्ट नहीं करेगी, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट आती है वो दो टाइप की होते हैं, एफडीआई और एफपीआई। इस पे कई सारे वीडियोस में मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ, तो वीडियोस को आप देख लेंगे तो आपका एफडीआई और एफपीआई के बारे में जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट उसको कहा जाता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप वीडियो को पॉज कर इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत ने जो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था, मतलब कि ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान इंडिया जो मिक्स्ड इकोनॉमी का जो प्लान था वो चुना था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। सेकंड 5 ईयर प्लान जो था इसमें इंडस्ट्री, ठीक है, इसमें इंडस्ट्री और उसके साथ एग्रीकल्चर, ये दोनों पे फोकस किया गया था। तो इस कारण से ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान था जो कि पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित था, और जो पहला था वो हेराल्ड डोमर के मॉडल पे आधारित था। तो ये आप ये दोनों बातें हैं इनको याद रखेंगे। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन में देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि भारत ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो है, ये जो 5 ईयर प्लान जो लिया गया था वो कहाँ से लिया गया था? तो वो रूस से लिया गया था। ये बात आपको याद भी होगा, ये इजी चीज़ है, ठीक है। जी एम किन्स ने विश्व आर्थिक मंदी से बाहर निकलने के लिए यूएसएसआर, ठीक है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सरकार को सार्वजनिक कार्यों को करने की सलाह दे जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसकी शुरुआत कहाँ से है और किसने की, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत यूएसए में की गई थी। किसके द्वारा? तो जे.एम. किन्स के द्वारा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है और संयुक्त उद्यम भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसमें सार्वजनिक मतलब पब्लिक और प्राइवेट, प्राइवेट और गवर्नमेंट ये दोनों जब मिल के काम करें तो ये मिक्स्ड अर्थव्यवस्था कहलाती है। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ये 56 से लेके 61 तक चली थी। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो था, जैसा कि अब मैंने बता दिया था, पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी और इसके साथ कृषि को भी रखा गया था। जो स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति है, इसकी घोषणा 1948 ईस्वी में की गई थी। ये आपको याद रखना है, कब की गई थी? 1948 ईस्वी में। और जो राम मनोहर लोहिया शायद इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, शायद इसके अध्यक्ष राम मनोहर लोहिया को ही बनाया गया था। वो मुझे ये देखना पड़ेगा, वैसे मुझे लग रहा है कि यही होगा, एक बार आप कमेंट में बता देंगे। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था का बीजारोपण किया गया था। तो यही हमारा सवाल था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का। 1956 में औद्योगिक नीति के द्वारा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को वास्तविक रूप मिला था। तो आपके दो सवाल यहाँ से बन जाएंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो बीजारोपण हुआ था वो 1948 के औद्योगिक नीति के तहत हुआ था, लेकिन जो बेसिकली ये एक्सटेंड हुआ वो किससे हुआ? तो 1956 से, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का स्टार्टिंग ईयर है। तो वही चीज़ें हैं जो आपको इंग्लिश में मिल जाएगी, आप वीडियो पॉज कर इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में, ठीक है, थर्ड जो ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर।
तो जो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, तो इसमें जो कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर जो होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पे है, जो कि उल्टा सजाया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। चलिए इसको समझते हैं कि किस तरह से ये सेकेंडरी कंज्यूमर इसका आंसर होगा। देखिए तीसरे पोषी स्तर की बात की गई है। पहले पोषी स्तर में आप जानते हैं कि वो प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, प्रोड्यूसर होता है जिसे पेड़ पौधे कहते हैं। उसके बाद इसके बाद कोई आएगा जो फर्स्ट कंज्यूमर होगा, ठीक है, और फर्स्ट कंज्यूमर को जो खाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। तो तीसरे स्तर पे कौन आ गया, पहला, दूसरा और तीसरा, तो सेकेंडरी कंज्यूमर इसका आंसर होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है, ये प्रोड्यूसर हो गए, सन से लाइट लेके अपने खुद से जो खाना बनाए, और उसके बाद जो इनको ग्रास ऑफर जो है कंज्यूम किया, तो ये फर्स्ट कंज्यूमर हो गया, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर। इसके बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो फ्रॉग है, ठीक है, फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो जो फ्रॉग है वही सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा, सेकेंडरी, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आपको यदि ज़रूरत है तो आप इसे पढ़ सकते हैं, मैंने जितना हो सकता था उतना एक्सप्लेन कर दिया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे जो व्यस्तम समुद्री मार्ग है, ठीक है, जो सबसे बिजिएस्ट सी रूट है वो कौन सा है, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, ठीक है, केप ऑफ गुड होप समुद्री मार्ग, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, या फिर उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बनेगा जो होगा, जो ऑप्शन होगा द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक जो समुद्री मार्ग है वो सबसे ज़्यादा व्यस्तम समुद्री मार्ग है। वहीं आपको नहर की बात करी जाए कि सबसे व्यस्तम जो नहर है वो कौन सी है, तो वो कील नहर है, आप याद रखना, कील नहर सबसे व्यस्तम है। ये कहाँ पूछा गया था, तो ये बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के मेंस में शायद पूछा गया था, मुझे उतना याद नहीं, प्री में पूछा गया था, वो भी सेकंड शिफ्ट वाले में, प्री में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट कील नहर, आप इसे याद रखेंगे। यहाँ देख लेते हैं कि दुनिया का सबसे जो व्यस्तम मार्ग है वो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के भाग तथा पश्चिमी यूरोप के मध्य संपर्क स्थापित करने वाला यह मार्ग है, ठीक है, आप इसे मैप पे देखेंगे तो आसानी से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जो सबसे महत्वपूर्ण एवं व्यस्तम जल मार्ग है, विश्व में सर्वाधिक व्यापार जल मार्ग के द्वारा ही होता है, क्योंकि इससे प्रदूषण भी कम होता है और इससे जो पैसे की बचत भी होती है, ठीक है। विश्व में यातायात एवं माल ढोने का सस्ता साधन जल मार्ग है, जैसा कि मैंने बताया। विश्व में सबसे अधिक जो व्यस्तम नहर है वो कील नहर है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। जो सबसे व्यस्तम यदि नदी मार्ग की बात करें तो वो राइन नदी है, ठीक है, राइन नदी, जो कि राइन नदी है। और भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो जल मार्ग है वो राष्ट्रीय जल मार्ग एक है, जो कि हल्दिया से इलाहाबाद से हल्दिया तक है, ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक है। जो इलाहाबाद है वो उत्तर प्रदेश में है और हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, तो आप इसे याद रखेंगे। और जो सदिया से धुबरी है वो सेकंड, भारत में लगभग 116 है जलमार्ग, जो कि 111 पहले हुआ करते थे, लेकिन 111 नहीं है, 4 हुआ करते थे पहले, 4 या 5 हुआ करते थे, 111 है तो हाँ 5 हुआ करते थे, उसके बाद 111 फिर से बनाया गया 2016 में, तो अब कुल टोटल वो 116 जलमार्ग भारत में हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गांधी जी थे, गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू गांधी दांडीज मार्च, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ कि यह साबरमती आश्रम के दांडी ग्राम से दांडी ग्राम तक का मार्च था, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, गलत नहीं है। नमक कर का विरोध करना इसका विशेष प्रयोजन था, ये भी सही है। समुद्र किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, ये भी सही है। गांधी जी 5 अप्रैल को नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया, तो ये गलत था, ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। तो आपके ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 वो सही है और ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बनेगा। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिख रखा है कि ये कथन जो है वो गलत है, क्योंकि 5 अप्रैल को जो नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, ये नहीं हुआ था। 5 अप्रैल 1930 को नवसारी जो जिले के तटीय भाग दांडी पहुंचे थे गांधी जी, ठीक है। जो गांधी जी थे ना, दांडी मार्च का आरंभ 78 कार्यकर्ताओं के साथ 12 मार्च 1930 को गुजरात के जो साबरमती है उससे स्टार्ट किया था। 240 मील की लंबी यात्रा के बाद 24 दिनों के बाद ये यात्रा पूरी हुई थी। और जो तो ये एक्सप्लेनेशंस दी हुई है हिंदी और यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है, ठीक है। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। कौन से डिवीजन से जो गंगा नदी का फ्लो होता है, गंगा रिवर का, वो नहीं होता है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं: दरभंगा मुंगेर, पूर्णिया भागलपुर, तिरहुत सारण और कोशी और मगध, ठीक है, कोशी और मगध।
तो चलिए ये इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। यदि बिहार के मैप की थोड़ी भी जानकारी होगी तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो डी बनने वाला है, कोसी मगध। देखिए यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ये जो मगध जो प्रमंडल है, बिहार में 9 प्रमंडल हैं आप जानते हैं, तो मगध जो डिवीज़न है वो ये है, ठीक है। तो इससे गंगा नदी नहीं गुजरती है। और एक जो हमारा कोशी प्रमंडल जो बचा वो ये है, ठीक है। ये वाला जो है वो कोसी प्रमंडल है। तो इन दोनों क्षेत्रों से, मतलब ये वाला क्षेत्र सुपौल मधुबनी का जो क्षेत्र है, सारण इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्षेत्र और एक जो बचा यहाँ पे मगध का जो क्षेत्र है, जिसमें जहानाबाद, नालंदा और नवादा, गया और औरंगाबाद आता है, ये मगध का क्षेत्र। इसमें और इसमें गंगा नदी का फ्लो नहीं होता है। आप ये मैप में आसानी से देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस दी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि 12 जिलों से पटना में, मतलब पटना बोल रहा हूँ, बिहार में 12 जिलों से होके गंगा नदी का फ्लो होता है और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा पटना से होता है। ये दोनों सवाल बीपीएससी में पूछा गया है। और ये जो अभी मैंने ये सवाल जो दिखाया किस प्रमंडल से होके नहीं जाता, ये भी पूछा गया है। तो बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई आप याद रख सकते हैं, आगे एग्जाम में पूछा जाएगा 445 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, वो राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, ठीक है। हु वाज द नेशनल लीडर हु, थोड़ा सा इंग्लिश गड़बड़ हो जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो 1925 में कौन बना था, सीधा सवाल है, कई बार एग्जामों में ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा, विट्ठल भाई पटेल, ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये नहीं होगा, विट्ठल भाई पटेल होगा। आसान सा सवाल है, कई जगह एग्जामों में आपको देखने को ये मिला होगा। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। तो वो राष्ट्रीय नेता जो विट्ठल भाई पटेल थे, जो 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। जो विट्ठल भाई पटेल थे वो स्वराज पार्टी के समर्थन से केंद्रीय विधानमंडल में जीत हासिल की थी। आप जानते हैं 1923 ईस्वी में जो स्वराज पार्टी है उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। आप ये बातें जानते होंगे। विट्ठल भाई पटेल प्रथम भारतीय थे जो केंद्रीय विधानमंडल में अध्यक्ष बनने में सफलता अर्जित की थी 1925 ईस्वी में। जो भारत के प्रथम जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो जीवी मावलंकर थे, ठीक है। और भारत में प्रथम दलित स्पीकर कौन थे, वो भी बाल योगी थे, ठीक है। कौन, बाल योगी, याद रखेंगे, इससे ज़्यादा याद रहेगा लास्ट के जो पार्ट है उससे, बाल योगी, ठीक है। भारत में सबसे युवा स्पीकर कौन से हैं, तो वो भी बाल योगी ही हैं। तो ये आप याद रखेंगे। हर क्वेश्चन में आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, आप इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन वीडियो पॉज कर पढ़ सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि वर्ष 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। 1934 ईस्वी में, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ठीक है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का फॉर्मेशन 1934 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ठीक है। जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। तो जो हमारा यहाँ से ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। तो 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी का गठन हुआ, जिसका गठन जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। 1934 ईस्वी में कांग्रेसियों का बहुत बड़ा भाग समाजवादी विचारधाराओं का प्रचार करने के लिए कांग्रेस के अंदर ही एक दल गठन जो करने की आवश्यकता महसूस कर रहा था। इन्हीं कारणों से मई में जो कांग्रेस कार्य समिति की सदस्यता में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, आचार्य पटवर्धन ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया था। उसी तरह से किसानों और मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व करते हुए भी कांग्रेस समाजवादियों ने भारतीय स्वतंत्रता पर परम लक्ष्य को कभी उपेक्षित नहीं किया। आगामी वर्षों में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के उदय का कांग्रेस तथा राष्ट्रीय आंदोलन पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। तो यहाँ ये एक्सप्लेनेशन की बात हो गई। आप ये याद रखेंगे 1934 और जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, और एक अलग से नाम याद रखेंगे पटवर्धन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो फॉर्म हुआ था वो किस ईयर हुआ था, ये जो सवाल है कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है 1999 में। पहले
भारत में 8 नेशनल पार्टियां हुआ करती थी, लेकिन अब ये इसमें चेंजेज आए हैं। चलिए इनको देख लेते हैं। तो अभी भारत में बीजेपी, आईएनसी, बीएसपी, सीपीएम, एनएनपी और आप नई बनी है, ठीक है। और ये जो 6 नेशनल पार्टियां अब भारत में बच गई हैं, और 3 जो एक तो बनाया गया, आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है, और तृणमूल कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस पार्टी और फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये याद रखना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई जो है वो हटा दिया गया है, और लेकिन जो सीपीएम है वो बचा हुआ है, सीपीएम बचा हुआ है, ये याद रखेंगे। तो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और 3 राष्ट्रीय पार्टियां तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और सीपीआई को बाहर कर दिया गया है, और आम आदमी पार्टी को नया जो बना दिया गया है नेशनल पार्टी बनने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें चाहिए जो यहाँ पे दी गई है। आप इसे वीडियो पॉज कर पढ़ लेंगे। फिर भी जो नेशनल पार्टियों को हटा दिया गया, उसके बाद भी उसके जो डेट फॉर्मेशन हुआ है उनको याद रखना जरूरी है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1925 में हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन मार्क्सिस्ट सीपीएम, ठीक है, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1964 में हुआ था, ठीक है। वो उसके बाद बीएसपी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, इसका 1984 में हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 1980 में हुआ था। उसके बाद एनसीपी आता है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो हमारे सवाल में था। ये हर बार पूछा जाता है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। 1999 में ये हर बार पूछा जाता है। उसके बाद आता है टीएमसी, ठीक है, उसके बाद टीएमसी आता है। तो टीएमसी को देखते हैं। टीएमसी जो पार्टी है वो उसका गठन हुआ था 1998 ईस्वी में, 1998 में टीएमसी का। उसके बाद एनपीसी, ठीक है, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ठीक है, ये पी होना चाहिए, एनपीपी ये, ठीक है, वो 2013 में हुआ था। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, तो पूछा जाता है ये वाला, बीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है कि आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो वो 2012 में हुआ था। ये मैंने उस समय लिख दिया था, तो ये काट दीजिए। अब इसे नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि चूने के पानी में CO2 जब प्रभावित किया जाता है, ठीक है, पासिंग थ्रू ऑन पासिंग CO2 ऑन लाइम वाटर, तो आपको जो चूने का पानी है वो कैसा हो जाता है। ये कई बार सवालों में पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है, तो ये इसे याद रखें। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा, मिल्की हो जाएगा, ठीक है, दूधिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जो चूने का पानी प्रभावित करने पे दूधिया हो जाता है, और ये दूधिया होता है तो वो किसके कारण होता है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दूधिया हो जाता है, ठीक है। और जो CaOH2 जो होता है, इसको बुझा हुआ चूना, जिसे सेलेक्ट लाइम कहा जाता है, और CaO है उसे कल्ले चूना मतलब क्विक लाइम कहा जाता है। ये दोनों हमेशा पूछे जाते हैं। तो CaOH का होल 2 इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना मतलब सेलेक्ट लाइम, और CaO इसे बोलते हैं कल्ले चूना मतलब क्विक लाइम। तो इन दोनों जो फॉर्मूले हैं इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन किस जिले में होता है, ठीक है। जूट जो प्रोडक्शन होता है वो बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा होता है, तो ये होगा कि कहाँ पे, तो ये बांग्ला जो पश्चिम बंगाल है उससे सटे हुए क्षेत्र में होगा। तो उससे सटे हुए क्षेत्र पूर्णिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, पूर्णिया। यहाँ आप देख सकते हैं ये पूर्णिया है, तो जो कि पश्चिम बंगाल से सीमाएं लगाती है। तो ये पूर्णिया, यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो जूट का बिहार में होता है। जो नेक्स्ट जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो है कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के पूर्णिया राज्य में किया जाता है, ठीक है। जूट की खेती के लिए आर्द्र क्षेत्र होना आवश्यक है। इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो होना चाहिए क्लाइमेट, वो है उच्च आर्द्रता होनी चाहिए, उच्च तापमान होना चाहिए, और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए, हल्की वर्षा होनी चाहिए 105 से 115 मिलीमीटर, ठीक है। और जो जूट का उत्पादन सर्वाधिक जो हुआ है वो पश्चिम बंगाल करता है, ये हमेशा यही करता है, याद रखें। 81% लगभग 81% जो जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। उसके बाद बिहार आता है दूसरे नंबर पे 8.67% उत्पादन करता है, और तीसरे नंबर पे असम आता है। तो आप ये नंबर भी याद रख सकते हैं क्योंकि बिहार के कंटेक्स्ट में है। वही चीज़ें इंग्लिश में यहाँ पे लिखी हुई है, आप इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी। तो जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी, वो गुजरात में की थी, तो वो कब एस्टेब्लिशमेंट की थी। तो हमारा ऑप्शन है 1915, 17, 18, 29, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। 1915 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गुजरात में कोचावरम में की थी, ठीक है, कोचावरम, याद रखेंगे।
यहाँ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि गुजरात में अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया था। 1915 ईस्वी में कोचावरम में कोचरब, ठीक है, कोचावरम नहीं, कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। 1917 में कोचरब में आश्रम साबरमती नदी के तट पर हस्तांतरित कर दिया गया था। जो ये कोचरब था, इससे 1917-15 मतलब 2 सालों बाद ये कोचरब से ही हस्तांतरित कर शिफ्ट कर साबरमती में कर दिया गया। तो इसके बाद इसका नाम जो है वो साबरमती आश्रम हो गया था, ठीक है। तो साबरमती आश्रम इसका नाम कब हुआ था? तो 1917 में, ये भी याद रखेंगे। साबरमती आश्रम से ही गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह, जो कि दांडी मार्ग यात्रा है, उसे शुरुआत की थी और 6 अप्रैल 1930 को सत्याग्रह के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया गया था, ठीक है। 1917 ईस्वी में गांधी जी ने प्रथम बार सत्याग्रह में चंपारण में नील किसानों के लिए जो प्रथम सत्याग्रह भारत में किया था, ठीक है। 1916 ईस्वी में जो लखनऊ अधिवेशन था, उसमें जो राजकुमार शुक्ला थे, उन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था बिहार में। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी, जिसमें भारत में सर्वाधिक प्रथम ट्रेड यूनियन माना जाता है, ठीक है। बम्बई मिल्स हैंडल्स एसोसिएशन की स्थापना 1890 ईस्वी में एमएन लोखंडे ने की थी। ये याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाता है कि बम्बई मिल हैंडल्स एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो वो 1890 में हुई थी। और किसने की थी? तो एमएस लोखंडे ने की थी। इंग्लिश में वही चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है, यही हमारा सवाल है। तो ये आसान सा सवाल है, या तो तापी होगा या नर्मदा होगा, आप इसे सोच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये गोदावरी तो साउथ में हो जाएगी और गंडक तो उधर से ऊपर चली जाएगी गंगा नदी के बेसिन में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा हमारा आंसर होगा। इस मैप से आप देख सकते हैं, ये विंध्य रेंज है, ठीक है। ये विंध्या रेंज है और ये सतपुड़ा रेंज है। ये एक ब्लॉक पर्वत है, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन उसे कहा जाता है जैसे ये कोई ज़मीन थी, ठीक है, और अचानक से यहाँ की ज़मीन जो है ना वो धंस गई और यहाँ की भी ज़मीन धंस गई, ठीक है, जिसके कारण बीच में नदी बच गई और ये जो ऊपर उठा हुआ भाग रह गया। इसको जो एक्सटेंड करके इधर बताऊँ तो ज़मीन है वो ऐसे हो गई, ठीक है। तो ये इससे जो ये वाला पार्ट है ये नीचा हो जाएगा लेवल इसका, और इसका लेवल ऊंचा हो जाएगा, जिस कारण से ये दोनों जो है वो पहाड़ या पर्वत बन जाएंगे और ये जो नीचे का ज़मीन है वो नीचे रह जाएगा। तो यही ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं कि सतपुड़ा और विंध्य के बीच नर्मदा जो नदी है वो बहती है, ठीक है। ये विंध्याचल से के अमरकंटक से निकलते हैं। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यदि इसको अमरकंटक का पठार माना जाए तो यहाँ इधर जो पूर्व की ओर नर्मदा नदी चली जाती है, नर्मदा बोल रहा हूँ, दामोदर नदी चली जाती है, जो कि हुगली में मिलती है, और हुगली में मिलने के बाद वो बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर गिरा देती है, ठीक है। और ऊपर जाती है कौन सी नदी? तो ऊपर सोन नदी जाती है और आगे जाके सोन नदी है, और सोन नदी आगे जाके फिर गंगा में मिल जाती है। उसके बाद इधर निकलती है तो कौन नदी? तो इधर यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। तो ये अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं और इस तरह का जो प्रभाव होता है, ठीक है, प्रभाव बोल रहा हूँ, ये कोई पठार है, इधर से इस तरह से कोई नदियाँ निकले, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकले, क्योंकि ढलान नीचे होने के कारण चारों तरफ यदि नदियाँ निकले चारों साइड, तो ऐसी जो प्रवाह होता है उसे अरीय प्रवाह कहते हैं, ठीक है। ये नदियों का प्रवाह होता है, कुछ ट्री होता है, कुछ अरीय होते हैं। इस तरह से जैसे गंगा का आप बेसिन देखेंगे तो गंगा इस तरह से उत्तराखंड से निकलते हुए पश्चिम बंगाल में जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, और इसमें ऐसे ऐसे नदियाँ मिलती हैं आके। तो इस तरह की जो नदियाँ मिलती है उसे ट्री कहा जाता है, ठीक है। ट्री प्रभाव, ट्री बेसिन, ठीक है, ट्री बेसिन इसको कहा जाता है। आशा है आपको क्लियर हो गया हो। तो आप यहाँ से पढ़कर इन्हें देख सकते हैं कि कैसे कैसे इन्फॉर्मेशंस दिए गए हैं। वही चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालघाट निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ता है, ठीक है। पालघाट कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ठीक है। तो पालघाट किसको जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा, केरल और तमिलनाडु को पालघाट जोड़ता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 दर्रे लगभग 3 पास है, उसको याद रखना जरूरी है, थालघाट, भोरघाट और पालघाट, ठीक है। इन तीनों पासों को आप याद रखें, ठीक है, थालघाट, भोरघाट और पालघाट, जिसमें पालघाट जो है वो कहाँ है? तो पालघाट केरल में है, ठीक है।
केरला में है, और जो थालघाट और भोरघाट है ये महाराष्ट्र में है, तो इन्हें याद रखेंगे। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है कुछ हिल्स के बारे में। यहाँ से आप मैप को पॉज कर देख सकते हैं कि कहाँ कौन सी हिल अवस्थित है। ये हमेशा पूछा जाता है, जैसे जवादी हो गई, सेवरॉय हो गई, पंचमली हो गई, सिरुमली हो गई, पलनी हो गई, ये सब हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। नल्ला मलाई हो गया, नीलगिरी हो गया, ये सब पूछा जाता है। तो महादेव की पहाड़ी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि महादेव की पहाड़ी कहाँ है, तो याद रखेंगे जो महादेव की पहाड़ी है वो महाराष्ट्र में है। श्री हरिश्चंद्र की पहाड़ी जो है वो भी महाराष्ट्र में है, और सतमाला जो रेंज है वो भी महाराष्ट्र के पास ही है, गुजरात के थोड़ा सा नीचे। तो ये कुछ रेंज है जिनको आपको याद रखना आवश्यक है। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशंस कई सारी दी गई हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि पालघाट के द्वारा तमिलनाडु और केरल को जोड़ा जाता है, ठीक है। पालघाट दर्रे की ऊंचाई ये याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने ऐसे ही लिख दिया है, देखिए। तो पालघाट की हो गई। उसके बाद भोरघाट जो है मुंबई और पुणे को बीच संपर्क स्थापित करती है, मैंने मैप में भी दिखाया था, मुंबई और पुणे के बीच संपर्क दिखाई देती है। जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। यह 1600 मीटर है। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे याद रखना है कि जो भारत में जो कोई भी मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर कोई सबसे बड़ी यदि रेंज है तो वो पश्चिमी घाट ही है, 1600 किलोमीटर, ठीक है। 1600 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर। लगभग जो पहाड़ियाँ होती है वो ऐसे होती है उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर बोल रहा हूँ, उत्तर से दक्षिण की ओर ये है, पूरब से पश्चिम की ओर लगभग पहाड़ियाँ होती है, जैसे आप देख सकते हैं अभी भारत में हिमालय की पहाड़ियाँ जो कि लगभग 2500 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पश्चिमी घाट 1600 किलोमीटर है, वो भी पूरब से पूरा बोल रहा हूँ, उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ के बीच अवस्थित है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है नीलगिरी पर्वत के बारे में। आप जानते हैं कि नीलगिरी पर्वत ये यदि साउथ इंडिया को मान ले तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये तीनों के बीच में एक गांठ बनती है पर्वतों की, कई सारे पर्वत आके मिलते हैं, उन्हें ही नीलगिरी पर्वत कहा जाता है, ठीक है। और यदि जो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो डोडा बेटा है, ठीक है। यह चोटी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये दूसरी है, तो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिणी भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुदी है, ठीक है। अनाईमुदी जो कि अन्नामलाई की पहाड़ी पे है, अनाईमुदी याद रखेंगे। जो पालघाट दर्रा है वो कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है, और सिनकोना जो पास है, सिनकोना दर्रा, वो यहीं पे अवस्थित है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन कई सारी दी गई हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में भी चीज़ें दी गई हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मताधिकार जो नागरिकों को दिया गया है वो कैसा अधिकार है, जो वोट करने का अधिकार है सिटीजन को, वो कैसा राइट है, ये आपसे पूछा गया है। तो वो मोरल राइट है, सोशल राइट है, पॉलिटिकल राइट है, या रिलीजियस राइट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आसानी से बन सकता है, राजनीतिक अधिकार है ये, ठीक है। पॉलिटिकल राइट्स है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। जो मतदान करने का भारत का जो मतदान अधिकार है नागरिकों को, वो राजनीतिक अधिकार है। वही चीज़ें यहाँ पे लिखे हुए हैं। हमारे देश में वयस्क मताधिकार की बात की गई है, कोई 18 साल का यदि व्यक्ति है तो वो मतदान कर सकता है। पहले ये 21 साल थी, लेकिन 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद इसे कम कर दिया गया था, ठीक है। 326 के अंतर्गत लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होता है, ठीक है। अर्थात मतदान का अधिकार जो है वो राजनीतिक के साथ संवैधानिक अधिकार भी है, ठीक है। 324 के अंतर्गत चुनाव कार्य के अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित की गई है, ठीक है। चुनाव आयोग जो होता है वो पंचायत के चुनावों को नहीं करता है, ठीक है। चुनाव आयोग जो है किसका करता है, तो पंचायत के चुनावों को राज्य चुनाव आयोग करता है, ये याद रखेंगे। चुनाव से संबंधित समस्त कार्यों का निष्पादन करने के लिए निर्वाचन आयोग ही स्थित है, जो कि 324 से लेकर 329 में इसकी चर्चा की गई है। आप इन आर्टिकल को ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2002 ईस्वी में, ठीक है, 2002 ईस्वी में 85 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। उसके बाद इसे जो कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार दे दिया गया था। सॉरी, मैंने 85 लिख दिया था, ये 86 होगा, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें 2002 में उसी के तहत इसे अधिकार बनाया गया, मौलिक अधिकार, और इसे 21 के 1 में रखा गया। 21A जो जीवन जीने का अधिकार है उसमें इसे रखा गया था, ठीक है। इसमें देश के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के लिए कहा गया है, ठीक है। इसके बाद शिक्षा का चर्चा 2 जगह और आपको मिलेंगे, एक
51 क में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उनमें भी शिक्षा के बारे में कहा गया है। और एक आपको मिल जाएगी आर्टिकल बोल रहा हूँ, जो डीपीएसपी है वहाँ भी आपको शिक्षा के बारे में मिल जाएगा। तो 3 आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 3 जगह आपको मिलेंगे, तीनों जगह आपको याद रखनी है। पहला जगह मैंने बताया 21 का क में, 21 का ए में, 21 के ए में क्या बताई गई है, ठीक है। देख लेते हैं तीनों जगह को। 21 के ए में 6 से 14 वर्ष तक के लिए बच्चों को बताया गया है, जो कि 21 के क में है। उसके बाद आपको मिलेगा 51, ठीक है। 51 के क मतलब 51 का ए में मौलिक अधिकार, जो मौलिक कर्तव्य जो हमारा दिए गए हैं, जो कि रूस के सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सद्बुद्धि पे ये लाया गया था, ठीक है, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद, ठीक है। तो आप जो ये 2 जगह हो गई, 21 का क, 51 का क, और एक जगह और आपको मिलेंगी आर्टिकल 45, जो कि डीपीएसपी में इसका वर्णन किया गया है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पूछा जाता है, यहाँ 0 से 6 वर्ष एज दिया गया है, ठीक है। एज जो होता है बच्चे का वो 0 से 6 वर्ष के बीच के जो एजुकेशन की बात की गई है वो डीपीएसपी में बात की गई है, जो कि न्यायालय के द्वारा इसे मतलब क्या बोलते हैं, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा सकता। ये राज्य पे निर्भर करता है कि वो इम्प्लीमेंट करना चाहे तो कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकती है। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो 2009 में लाया गया था, इसे याद रखेंगे। इसके तहत जो सेंट्रल स्टेट का जो शेयर होता है, सेंट्रल और स्टेट का जो शेयर होता है वो 60 रेशियो मतलब 6:3 के रेशियो में होता है, 60:40 के रेशियो में होता है, ये याद रखेंगे। शिक्षा का अधिकार है उसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था, ये भी बातें याद रखें। ये जो एक्ट आया था वो कब आया था, तो एक्ट आया था 2009 में, ठीक है। एक्ट तो 2009 में आया था, लेकिन इसे लागू कब किया गया था, तो लागू किया गया था 2010 में। ये दोनों इन्फॉर्मेशन है, ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप याद रखेंगे। वही चीज़ इंग्लिश में दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाई जाती है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाई जाती है। आपके ऑप्शन केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। यदि आप इन चीज़ों को मैप से पढ़ेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली कि कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ पे ही ये क्षेत्र जो है वो पाए जाएंगे। तो केरल में वर्षा अधिक होती है, जिस कारण से यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वो भी कौन से पार्ट में, तो वो भी जो पश्चिमी घाट है उसके पश्चिमी पार्ट में, ठीक है, क्योंकि पूर्वी पार्ट में तो नहीं बनता। इसे जो वृष्टि छाया प्रदेश होता है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, जिसके कारण यहाँ सुखाड़ भी आते रहते हैं हमेशा। तो इसके जो पश्चिमी पार्ट है, पश्चिमी घाट के केरल का, जो वहीं पे ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आप यदि ये मैप देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखिए कहाँ पे मिलेगा, तो ये पार्ट जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद आपको इस क्षेत्र में मिलेंगे ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट, और इस क्षेत्र में मिलेंगे। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, छोटे छोटे चीज़ें यहाँ पे भी थोड़ा सा मिलता है, ठीक है, थोड़ा सा। वो जब आप यहाँ पे जब जलवायु पढ़ेंगे, जलवायु मतलब जब वर्षा भारत में कैसे होती है, तो वहाँ जब पढ़ेंगे तो जो बंगाल की खाड़ी से जो शाखा निकलती है, यहाँ से बंगाल की खाड़ी से जो निकलती है, जब जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में वर्षा होती है, तो वो इस तरह से जाके ऐसे घुसती है कलकत्ता से, और ऐसे जाते जाते यहाँ पे जो कोरियोलिस वल, ठीक है, आप इस फोर्स के बारे में सुने होंगे, कोरियोलिस फोर्स। इसके कारण ना यहाँ पे जो हवाएं होती है ना वो इधर मुड़ जाती हैं, तो मानसून भी इधर मुड़ जाता है और जो वर्षा इधर मुड़ जाती है। इसके कारण जो हिमालय का जो तराई का क्षेत्र होता है, तराई का जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में वर्षा थोड़ी अधिक होती है, जिसके कारण से यहाँ पे भी जो फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन पाया जाता है। आप इस मैप में भी देख सकते हैं किन किन जगहों पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। एक यहाँ पे नहीं दिया गया है, ये अंडमान निकोबार में भी पाया जाता है, ये इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे, अंडमान निकोबार में। उसके बाद मेघालय, जो मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सब सारे क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। उसके बाद दार्जिलिंग का जो क्षेत्र हो गया, पश्चिम बंगाल, और थोड़ा पार्ट उड़ीसा में भी ये होता है। तो आपको आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी। कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जिनको आप पढ़ सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय जो सदार वन है मुख्यतः विषुवत रेखा के प्रदेश में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय, ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा जो है, इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर के पास जो हमेशा पैरेलल होती है, जो 0.5 डिग्री तक लेके चले ना, इधर भी नॉर्थ में और साउथ में भी 5 डिग्री तक, तो हमेशा यहाँ सूर्य की जो किरणें होती है, जो सनलाइट होता है, वो यहाँ पे हमेशा पैरेलल पड़ती है, ठीक है, जिसके कारण से यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। गर्मी ज़्यादा होने के कारण यहाँ वाष्प जो है वो ज़्यादा बनता है, और इसके कारण से वहाँ पे लो प्रेशर जोन बनता है, और लो प्रेशर जोन बनने के कारण जब हवाएं चलती है तो वहाँ पे समुद्र से वर्षाएं होने लगती है, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जिस कारण से यहाँ जो विषुवत-रेखीय प्रदेश में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो वन होते हैं इनके पत्ते बहुत बड़े-बड़े होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े-बड़े इनके पत्ते होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता कि आप जो वाष्पोत्सर्जन है वो कम करें, क्योंकि इनके पास कमी नहीं होती पानी की। लेकिन जहाँ पानी की कमी होती है, जैसे राजस्थान का क्षेत्र हो गया, वहाँ देखते हैं आप पत्तियाँ जो है ना वो कंटे के फॉर्म में कटीली पत्तियाँ हो जाती हैं। वो पत्तियाँ ही होती हैं जो कंटे के रूप में फॉर्मेशन हो जाता है उनका। आप इन चीज़ों को आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे, आपने या पढ़ा होगा। वही चीज़ है जिसको यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया गया है, आप इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमनली फाउंड इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो यहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको आप प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। इसमें होता है कि जो यदि आपको इसमें होता है कि एक खेत है, इसमें 50 मजदूर काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो काम था वो 25 मजदूर में ही हो जाता, तो यहाँ पे डिस्गाइज्ड हो जाएगा। आपको लगेगा कि वो मजदूर है वो प्रोडक्टिविटी दे रहा है, लेकिन उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 0 रहेगी, ठीक है। इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी हो जाएगी? 0, जिस कारण से वो अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जो कि कृषि क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि सामान्यतः कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी मिलती है, डिस्गाइज इकोनॉमी मिलती है, जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है। कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त श्रम को हटा भी दिया जाए तथा उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि मैंने बताया था, वही चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई है, ठीक है। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी जो है वो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत में है, तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ही है, संरचनात्मक बेरोजगारी है, ये बातें याद रखेंगे। जो शिक्षित बेरोजगारी है, शिक्षित जो बेरोजगारी है वो शहरों क्षेत्र में पाई जाती है। शहरी क्षेत्र में कौन सी? तो शहरी क्षेत्र में एजुकेटेड बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जनसंख्या का संसाधनों का अनुपात से अधिक होना है, ये इन्फॉर्मेशन है, तो याद रखेंगे। स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो जनसंख्या का जो अनुपात है वो संसाधनों से बहुत अधिक हो गया है, जिसके कारण जो संसाधन है वो नहीं मिल पा रहे हैं, और जो उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रोजगार है वो गवर्नमेंट नहीं मुहैया मतलब दे पा रही है। तो इस कारण से जो मुख्य जो कारण है वो हो रहा है। वैसे जनसंख्या मुख्य कारण रोजगार का हो सकता है तभी जब आप इन्हें रोजगार नहीं देंगे, क्योंकि जनसंख्या जो है वो जितनी जनसंख्या उतने काम, मतलब जितने हाथ उतने काम, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यही है कि काम नहीं मिल पा रहा है, तो वैसे हाथ का क्या करें, वो तो फिर बेरोजगार हो जाएंगे। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि भारत के लिए थोड़ी समस्या बनी हुई है। नहीं तो जितने हाथ उतने काम होते हैं, और डेवलपमेंट में भी इसमें सहायता होगी। और आजकल जितने भी जो रोबोटिक चीज़ें आ रही हैं जिससे रोजगार उससे भी घटता चला जा रहा है। छिपी हुई बेरोजगारी में अदृश्य बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। चक्रीय जो बेरोजगारी होती है वो साइक्लिक जो बेरोजगारी होती है वो उद्योग या व्यापार क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। जो कुछ समय काम मिलेगा, कुछ समय नहीं मिलेगा, तो इस तरह का। शिक्षित बेरोजगारी मैंने आपको बताया था वो शहरों में मिलती है। इसमें होता है कि कार्य करने की इच्छा शक्ति तो आप रखते हैं, लेकिन योग्यता के अनुरूप आपको काम नहीं मिल पाता है। इंग्लिश में वही चीज़ें सारी दी गई है, आप इन्हें देख सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारा सवाल है कि हाल ही में किस राज्य ने विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है। ये करंट अफेयर से सवाल है, ठीक है, करंट अफेयर से ही सवाल है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोवा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अन्य पिछड़ा आयोग मतलब ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, इसको उपवर्गीय आयोग को अपने कार्यों में 14वें विस्तार दे दिया गया। मतलब इसके लिए एक ओबीसी है ना, इसके लिए एक जो कमीशन बनाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि ओबीसी के अंदर ही कई ऐसे कास्ट हैं, कई ऐसे जात हैं जिनको ज़्यादा मतलब आरक्षण की ज़रूरत है, ज़्यादा रिजर्वेशन की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ जो है वो डेवलप्ड हैं। ओबीसी के अंदर कई सारे कास्ट हैं, लगभग 3 से 4 हज़ार इसमें कास्ट बताए गए हैं। उसमें मंडल आयोग में लगभग 3400 या 3500 कास्ट इसमें बताए गए थे। तो वो भी 1971 के जनगणना पे 1931 के जनगणना पे, ठीक है, 1931 के जनगणना पे ये बनाया गया था।
तो उसी में बात की गई है, ये जो कमीशन बना है इसमें कहा गया है कि जो अदर ओबीसी के अंदर ही जो जात हैं, जो कास्ट हैं, उनको ज़्यादा मतलब रिजर्वेशन की ज़रूरत है। इसके कारण ये कमीशन बनाया गया था, लेकिन ये लागू हो नहीं पा रहा है। इसको 14वां एक्सटेंशन मिल गया है। ये 2017 में बना था, ठीक है, 2017। ये भी इन्फॉर्मेशन याद रखें, पूछा जाएगा। तो ये कौन सी कमीशन है? तो रोहिणी कमीशन इसे बोलते हैं, रोहिणी कमीशन, ये याद रखेंगे, ठीक है, रोहिणी। तो हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ 25 क्वेश्चन देखे, जिसमें आपको करंट अफेयर के 2 सवाल भी थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं, कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कहीं पे आपको कुछ और ऐड करना है तो आप बता सकते हैं कमेंट में कि क्या और सजेशन आपके दिए गए हैं। आपके सजेशन का हमेशा स्वागत रहेगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें, और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, जिससे वो हमारे चैनल के कंटेंट से लाभ उठा सके और अपना जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप जो QR कोड दिया गया है उससे भी जुड़ सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे भी दूंगा, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप ये सीधा टाइप कर सकते हैं स्टडी विद सौरभ बिना स्पेस का, और वो फिर उसके बाद ऑफिशियल ये टाइप करेंगे तो भी आपको इस चैनल को ढूंढ सकते हैं। ये हमारे पेड ग्रुप चलते हैं पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं।